बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के एपिसोड 2 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम जिस विषय के साथ आपके बीच उपस्थित हैं वह विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम आपके बीच में हैं और हमारे सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है सोनू। बहुत बहुत स्वागत है सोनू आपका। सोनू, आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं। किस दिन आपका एग्ज़ाम है? 20 तारीख। चलिए, तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामना आने वाली परीक्षा को लेकर, और अपेक्षा है कि जो सवाल हमारे हैं उससे जो आपकी तैयारी चल रही है इससे आपको कुछ गति मिलेगी। पहला सवाल आपके लिए है, आपने सुना होगा हड़प्पा कालीन नगर के संदर्भ में। तो हड़प्पा कालीन नगर में कौन सा नगर था जो सीप उद्योग के लिए बड़ा प्रसिद्ध था? आपके लिए विकल्प है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन नगर था। आपके लिए क्वेश्चन है लोथल और चनहुदरो, लोथल तथा बालाकोट, रोपर और मांडा, सुतकांगेडोर और सुतकाकोहो। लोथल तथा बालाकोट। लोथल और बालाकोट। लोथल और बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। आपने सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपके लिए है, मैं एक मैचिंग बताऊंगा, यानी कि हम बोलेंगे उसमें से कौन सुमेल नहीं है, यानी कि गलत मिला हुआ है, ये आपको बताना है। एक तरफ जो मैं बोलूँगा वह हड़प्पा कालीन नगर होगा और दूसरी तरफ वह वर्तमान में जो अभी वर्तमान भारत का जो राज्य है उसका भाग होगा। यानी कहने का अभिप्राय कि जो उस समय का हड़प्पा कालीन नगर था वह अभी वर्तमान के भारतीय राज्य में किस में है, और जो मैं बोलूँगा उसमें से आपको मैच कौन नहीं है ये बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यानी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में और रोपर पंजाब में, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? कालीबंगा हरियाणा। यानी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है जी है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। बता सकते हैं कालीबंगा कहाँ है? जी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है और रोपर तो पंजाब में है ही। हम अपने श्रोताओं को बताते चले कि 1951 ईस्वी में अमलानंद ने इसकी खुदाई की थी, इसकी कालीबंगा की। और कालीबंगा एक प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल है जो राजस्थान में पड़ता है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में आपने एक कहानी पढ़ी होगी, यमराज और नचिकेता के संदर्भ में। नचिकेता और यमराज के बीच में जो ये संवाद है यह किससे प्राप्त होता है? किस उपनिषद से नचिकेता यमराज संवाद प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद? कठ उपनिषद। कठ उपनिषद से, यानी बृहदारण्यक से नहीं, छांदोग्य से नहीं, कठ से। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कठ उपनिषद से नचिकेता और यम के संवाद प्राप्त होते हैं। हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि कठ उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। और जहाँ तक सवाल है उपनिषदों की, तो जैसा कि हम लोग जानते होंगे, इसी से जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछते चलते हैं, बराबर परीक्षा में पूछता है, सत्यमेव जयते, सुना होगा? किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से है। करेक्ट आंसर दिया है। बृहदारण्य के उपनिषद में बहुत बड़ा संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, बृहदारण्य का है। बृहदारण्यक में थोड़ा इसके नाम से अगर देखेंगे तो बृहद, यानी सबसे बृहद उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। और अगला सवाल आपके लिए है, जो चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपके लिए, यानी निम्न में किन को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? एनलाइटेंड पर्सन ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद? गौतम बुद्ध को बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एडविन अर्नाल्ड ने अपनी एक पुस्तक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया, और इस द लाइट ऑफ एशिया में उन्होंने बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है।
किस जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था? किस जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था कलश? ऑप्शन आपके लिए है नमीनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का आप ऋषभदेव का बता सकते हैं? अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो पहले बता दें। सही उत्तर है कि कलश है प्रतीक चिन्ह मल्लीनाथ का। और हम थोड़ा सा जो अन्य तीर्थकर की चर्चा हुई है, नमीनाथ का नीलकमल है, महावीर स्वामी का सिंह है और ऋषभदेव का बैल है। बैल है, गुड, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अब आपको बताना है, मैं कुछ मंदिरों का नाम लेने जा रहा हूँ, 4 मंदिर का नाम आपके बीच में लेंगे। इनमें से कौन शैव नहीं है? अर्थात 4 में से 3 तो शैव मंदिर है, चौथा शैव मंदिर नहीं है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन आपके लिए है नटराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पुरी वाला, पूरी उड़ीसा। उड़ीसा पुरी जगन्नाथ मंदिर, जहाँ की तीर्थ यात्रा जो रथ यात्रा काफ़ी चर्चित रही। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ में कुछ लोगों की जान भी गंवानी पड़ी है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने कि जगन्नाथ मंदिर शैव मंदिर नहीं है, वह विष्णु मंदिर है। हम अपने श्रोताओं को बताते चलते हैं कि नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, चिदम्बरम में स्थित है। वही विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक हम्पी में है। और विश्वनाथ मंदिर को कौन नहीं जानता है, बाबा भोले की नगरी काशी अर्थात वाराणसी में स्थित है। अब सवाल आपके लिए अगला है, आपके लिए अगला सवाल है, आपको बताना है दूसरे परशुराम। जानते होंगे परशुराम आए धरती पर, है ना, और उन्होंने क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया था। तो दूसरे परशुराम का अवतार निम्न में किससे कहा गया है? उसने भी क्षत्रियों को मारा, क्षत्रियांतक कहलाया, कली का अंश कहा जाता है ना। एक तरह से फिर उसने भी क्या किया था कि धरती पर से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, एकराट की उपाधि भी धारण की थी। तमाम एक बहुत कहा जा सकता है कि अपने समय के बहुत प्रतापी सम्राट थे। आपको बताना है वो कौन थे जिनको दूसरे परशुराम का अवतार, दूसरे भार्गव कहा जाता है। शिशुनाग, बिंबिसार, महापद्मनंद, नंदीवर्धन। महापद्मनंद नंदवंश के संस्थापक, मगध के महान शासक और नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद को कहा जाता है दूसरे परशुराम का अवतार। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शिशुनाग की जब चर्चा करेंगे तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था और यह अपनी राजधानी वैशाली भी ले गया था। तो अपनी राजधानी वैशाली इसने किया, स्थानांतरित किया और इसी वंश के शासक कालाशोक ने बाद में चलकर राजधानी को वापस पाटलिपुत्र लाया था। बिंबिसार हर्यक वंश से थे। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय, जिस समय ह्वेनसांग भारत की यात्रा किए उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। मथुरा यानी मथुरा सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था। करेक्ट आंसर दिया है आपने। आप बता सकते हैं कि वाराणसी उस समय किस कपड़ा के लिए जाना जाता था? रेशम। गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता था। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ह्वेनसांग बहुत दुर्लभ, ह्वेनसांग बगैर चीन के राजा के बगैर इजाज़त के दुर्गम मार्ग का उपयोग कर भारत आया और लगभग 13 वर्षों के बाद जब वह वापस लौटा तो चीन के राजा ने उसे दंडित करने के बजाय उसे सम्मानित किया, है ना। और ह्वेनसांग की यात्रा काफ़ी ज़बरदस्त रही है। ह्वेनसांग नालंदा में पढ़ने के साथ साथ उसने अध्यापन का कार्य किया। और जिन दिनों वह क्या कहते हैं नालंदा आया था उस समय नालंदा के प्राचार्य हुआ करते थे शीलभद्र, और दुनिया में सबसे महान कॉलेजों में से एक था नालंदा कॉलेज, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन का जहाँ तक बात है तो थानेश्वर उनकी राजधानी थी और 606 से 647 तक उनका शासनकाल समझा जाता है। अगला सवाल आपके लिए है, कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में विस्तृत था? अभी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसके देवरिया जिला में कौन सा महाजनपद था? वज्जी,
मल, अवंती, मत्स्य। मल। मल, मल वह महाजनपद जहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ने महापरिनिर्वाण किया, यानी वह महाजनपद था उत्तर प्रदेश के देवरिया में। करेक्ट आंसर है। कुशीनगर और पाबा दो उसके राजधानी रहे और दोनों ही प्रसिद्ध हो गए। किस बात के लिए? तो क्रमशः भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर में और पाबा में महावीर स्वामी के महापरिनिर्वाण के कारण। वज्जी की जहाँ तक बात होगी तो वैसे बिहार में ही मुजफ्फरपुर जो अभी वर्तमान में है दरभंगा है, इस क्षेत्र में वो पड़ता था और उस समय उसकी राजधानी मिथिला, वैशाली, जनकपुरी था। अवंती की जब हम बात करेंगे तो यह पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र में था और इसकी राजधानी उज्जैनी और महेशमती। आप जानते होंगे, एक फिल्म आपने देखा होगा कटप्पा। हाँ, किस कौन सी फिल्म का जी, किस फिल्म का हीरो है, पात्र है कटप्पा? बाहुबली का। तो बाहुबली में जिस राज्य का जिक्र है वो कौन सा राज्य है? वो महेशमती राज्य का जिक्र है जी। मत्स्य जयपुर विराटनगर में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए है। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर एक महाजनपद विकसित हुआ। महाजनपद 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद वह था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर विस्तृत था। आपको बताना है गोदावरी नदी के तट पर स्थित उस महाजनपद का नाम था अवंती, वत्स, अस्मक, कम्बोज। अस्मक राइट आंसर है, बिल्कुल सही कर दिया है आपने। यह अस्मक जो है वो गोदावरी और नर्मदा के बीच में का क्षेत्र था और ठीक है, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी जिसको पैठन और पोतन, पोटली इत्यादि नामों से भी जानते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत का एक महाजनपद यह था। इसका जो स्रोत है वह बौद्ध धर्म का अंग्युत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र यह बताता है। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक थे, सुनते बड़े चिकित्सक थे, जीवन देने वाला काम करते थे। तो आपको बताना है वह राज वैद्य थे तो किसके दरबार में थे? यानी चिकित्सक तो थे, चिकित्सक के रूप में थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक राजा ने उन्हें अपना राजवैद्य बनाया। किसने अपना राजवैद्य बनाया था? ऑप्शन आपके लिए, चंड प्रद्योत, प्रसन्नजित, उदयन, बिंबिसार में आर्यक वंश वाले बिंबिसार। करेक्ट उत्तर दिया है। अब एक सवाल आपसे, बिंबिसार के एक मित्र बीमार पड़ गए थे जिनके इलाज के लिए उन्होंने जीवक को उनके पास भेजा था, बता सकते हो कौन थे? अभी जो मैं नाम लिया हूँ उसी में से एक थे। फिर से मैं नाम ले लेता हूँ। बिंबिसार तो एक हो ही गए, चंड प्रद्योत, प्रसन्नजित, उदयन। चंड प्रद्योत के इलाज के लिए, चंड प्रद्योत उन दिनों अवंती के शासक थे और अवंती के शासक चंड प्रद्योत को उनकी बीमारी के इलाज करने के लिए जीवक को भेजा था और जीवक ने उनको निरोग कर दिया उनको। और इसके बाद अवंती और मगध के बीच में एक अच्छा संबंध बना। निकोलो कोंटी निम्न में क्या थे? निकोलो कोंटी नाम सुना ही होगा आप निकोली कोंटी का। तो आपको बताना है थे प्रसिद्ध चित्रकार। अच्छा नहीं थे, इटली के एक बड़े यात्री थे, पुर्तगाली यात्री थे, ईरानी यात्री, इटली के यात्री थे निकोलो कोंटी। टी लगल ऐसे तो ना कहीं इटली मार दी। अच्छा इसी से करेक्ट आंसर है, निकोलो कोंटी इटली के थे। और आप बता सकते हैं कि इटली के यह यात्री किसके साम्राज्य, यानी किस साम्राज्य में, भारत के किस साम्राज्य में भारत की यात्रा की थी? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा उन्होंने की थी। और जिस समय उन्होंने यात्रा की थी उस समय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी यात्रा पर आए थे। इससे यहाँ से निकलने के बाद जो उन्होंने यात्रा जिक्र किया उसमें इन्होंने जिक्र किया कि उस समय विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा विकसित हो गई थी। और दास का के संदर्भ में कहा जो व्यक्ति कर्जा लेता था और कर्ज नहीं चुका पाता था तो उसको जो कर्ज देने वाला होता था ना उसको जो है सो दास बना करके रख लेता था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में उन दिनों दास प्रथा थी। सवाल अगला है, तैमूर का आक्रमण आप जानते ही होंगे। तैमूर ने भारत में 1398 ईस्वी में आक्रमण किया।
जिस समय तैमूर भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत पे नासिरुद्दीन महमूद शासन कर रहे थे। हालांकि ये विषय जो बताया गया था प्राचीन भारत का था, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम मध्य की ओर आ गए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि इंटरफेयर कर गए मध्य में। चलिए फिर भी बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश का उदय हुआ। आपको बताना है कि उसके आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का उदय हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश? सैयद वंश। सैयद वंश का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। उसकी मौत 1412 ईस्वी में हुई। और उसके बाद खिज्र खां, जिसको कि तैमूर ने 1399 में जब वापस जा रहा था तो अपने विजित क्षेत्रों का सेनानायक बना दिया था, वह कालांतर में एक वंश का संस्थापक हो जाता है दिल्ली की गद्दी पर। 1414 ईस्वी में एक नया राजवंश आता है जिसको हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है जी। जिसमें प्रसिद्ध पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। सुने हैं पृथ्वीराज रासो का नाम? हाँ जी। पृथ्वीराज रासो की रचना निम्न में से किसने की है? कलहन, विलहन, जयानक, चंद्रवरदाई? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज थर्ड यानी जो लड़ाई जो ताराइन की जो है, ये पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच की। तो वो राय पिथौरा के थे और जिस समय वो राय पिथौरा में थे उस समय से ही इनके दरबार में कवि थे। बाद में इन वंश इसका शासन जब हुआ अजमेर से होते हुए ये दिल्ली तक आए तो इन लोगों ने उनके दरबारी थे यह, ठीक है। और फिर दोनों की दोस्ती, पृथ्वीराज चौहान की और चंद्रवरदाई की दोस्ती और दोनों के बीच की जो वीरता है काफ़ी चर्चा में रहा है। सुनते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान को बांध दिया गया था तो चंद्रवरदाई ने कविता से ही गोरी की स्थिति गोरी के कोऑर्डिनेट को बता दिया था, है ना। 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता चली बैठा सुल्तान है मत चुको चौहान, है ना। और हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतिहास में हालांकि विवादित विषय हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें गोरी की मौत हुई थी, कुछ कहते हैं कि नहीं गोरी बच गया था, परंतु ज़्यादातर मत पक्ष कहते हैं कि गोरी का आँख फूट गया था। चलिए अगला सवाल आपके लिए है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। आपको बताना है कि अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया में, चंपा में? कंबोडिया में करेक्ट उत्तर है। कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था और उसकी राजधानी उस समय थी जिसको यशोधरापुर कहते थे, अब उसको अंगकोर कहते, तो अंगकोर को ही अंकोर वाट कहते। और यहाँ पर विष्णु मंदिर है, प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। कंबोडिया को प्राचीन काल में कंपूचिया के नाम से जानते थे। कंबोडिया को किस नाम से जानते थे? कंपूचिया को। महाबलीपुरम गए दक्षिण में, बड़ा प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर एक विशेष शैली में मंदिर बनाया गया है। जिस चट्टानों को काटकर ये जो मंदिर बनाने की जो शैली थी इसको विकसित करवाया था किन शासकों के द्वारा? मैं वंश बताऊंगा, उसमें आपको बताना है कि किस वंश के शासकों के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। चट्टानों को काटकर एक विशेष प्रकार की शैली थी, राजसी शैली थी, जिसको कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा विकसित किया गया था। आपको बताना है वो शासक थे चोल वंश के, चालुक्य वंश के, राष्ट्रकूट वंश के, पल्लव वंश के? पल्लव वंश के करेक्ट आंसर है। यानी पल्लव वंश के शासक के द्वारा महाबलीपुरम का यह काट के बनाया गया था। 3 मंदिर सुनते हैं कि एक साथ इसमें मिलते हैं, सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। इस शैली का मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। और अगला सवाल आपके लिए है 17वां सवाल कुल मिलाकर। अभी तक आपने सभी 16 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और जहाँ तक सवाल है मतलब आगे प्रश्नों का, तो अब आपके पास केवल 4 प्रश्न जाएंगे जो विकल्प वाले होंगे। उसके बाद विकल्प की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। वान कहाँ के निवासी थे?
बाणभट्ट नाम सुना होगा आपने। वाह, बाणभट्ट का नाम सुना है ना जी। वाह, क्या बात है। तो आपको बताना है बाणभट्ट थे कहाँ के। लखनऊ के, जयपुर के, पटना के, इनमें से कहीं के नहीं। इनमें से कहीं। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बाणभट्ट बिहार में सोन नदी के किनारे के पृथ्वीकूटा नाम का एक गांव है, वहीं जन्म लिए थे। इनके पिता चित्रभानु थे और माता राज देवी थी। कादम्बरी नाम सुने हैं ना, ये प्रसिद्ध रचना। चलिए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। चंद्र बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चंद्र के स्मृति में है। और चंद्र की जब बात आएगी तो यहाँ चंद्र का आशय है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से है और लगभग 410 ईस्वी में इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया, ऐसा माना जाता है। भगवान विष्णु के उपासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इस कारण से उन्होंने इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु का वाहक गरुड़ को निर्मित किया है, यानी गरुड़ का चिन्ह इसके ऊपर अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति में किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त की बिल्कुल सही कर दिया है आपने। निम्न में से किसने अपने सिक्के पर बुद्ध को अंकित करवाया था? बुद्ध की तस्वीर को अंकित करवाया था? भीम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपान और बुद्धगुप्त। कनिष्क ने करेक्ट आंसर दिया है। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर बुद्ध को अंकित कराया, भगवान बुद्ध को अंकित कराया था। और अब मैं 10 सवाल ट्रू फॉल्स से पूछूंगा आपसे, ठीक है? आपको उत्तर जो मैं वाक्य बोलूंगा उसमें केवल हाँ ना में उत्तर देना है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व हुई थी, सही या गलत? सही है। सही उत्तर है और आप भी सही हैं। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व हुई थी। सही है। 78 ईस्वी पूर्व हुई थी, आप गलत हो गए हैं। 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी पूर्व में नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सैंड्रोकोट्स बिंदुसार को कहा जाता था। गलत है। आप सही हैं। बता सकते हैं किसको कहा जाता था? चंद्रगुप्त को, करेक्ट है। अगला सवाल है, अमित्र घात बिंबिसार को कहा जाता था। गलत है। ये भी गलत है जी। आप सही बता दीजिए। बिंदुसार को कहा जाता था, बिल्कुल सही। प्रियदर्शी के नाम से अशोक ख्याति प्राप्त था। सही है, आप बिल्कुल सही हैं। और सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के महान नीतिकार चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। सही है, आप भी सही है। हाँ, और पटना के कुम्हरार में जो महल बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, वह बहुत विशालकाय महल संगमरमर और लाल पत्थरों से बना हुआ था। गलत है जी। तो किस चीज से बना हुआ? लकड़ी का बना हुआ था, करेक्ट आंसर है। और सीरिया का राजा एंटियाकोस ने अपना राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था। गलत है। किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार, अशोक के पिता के दरबार में भेजा था। अगला सवाल है आपसे, उस राजदूत का नाम, जिस राजदूत को उसने भेजा था उसका नाम डाइमेकस था। उसी को डीमेकस या डाइमेकस कहते हैं। चलिए, आपके लिए अब जो है सो जो सवाल होंगे वो सीधे शब्दों में उत्तर देने होंगे। अभी तक आपने 30 प्रश्नों में से 28 सवालों का सही उत्तर दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी तैयारी अच्छी है, ईश्वर करे आपका अपने तैयारी के साथ वह उस मुकाम को प्राप्त करें जिसकी उम्मीद न केवल आपको है वरना आपके परिवार वालों को भी होगी और आपके दोस्त को भी होगी। चलिए, अपेक्षा है कि 20 तारीख जो आएगा उसमें आप अपना बेहतर से बेहतर दे पाएंगे। अगला सवाल आपके लिए है, बगैर ऑप्शन के है। महावीर स्वामी का जन्मस्थल
कोंडग्राम बिहार राज्य के किस जिला में है? वैशाली। वैशाली जिला में, करेक्ट आंसर है। वर्तमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी। और भगवान बुद्ध ने? वो भी राजगिरी में। नहीं, भगवान बुद्ध ने अपना, देखिए ऑडियंस लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 483 ईस्वी। 483 ईस्वी पूर्व, करेक्ट आंसर है। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ऑप्शन तो दे नहीं सकते हम। 4 का ठीक है, कनिंगम। यानी अगर विकल्प सामने आता तो घिंच ही देना था। चलिए, कीकट किस महाजनपद को कहा जाता था? मगध को, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किसने कहा है कि माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? यानी किस ग्रंथ के अनुसार, किसने कहा का अभिप्राय यहाँ व्यक्ति से नहीं है, किस ग्रंथ के अनुसार उत्तर बिहार में माधव विदेह के द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार किया गया? ऑप्शन आपके लिए है? नहीं है। हाँ, बोलिए। एक ब्राह्मण ग्रंथ है, हिंट देते हैं, अब बोलिए। सतपथ ब्राह्मण है, करेक्ट आंसर है। और चलिए, मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी यक्षी मौर्यकालीन क्या था? यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? दीदारगंज पटना से, करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि यह स्त्री रत्न था, यानी इस तरह से समझ ले आभूषण थे। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी? बिहार शरीफ, करेक्ट आंसर। अभी बता सकते हैं वर्तमान में वो किस जिला में है? नालंदा जिला में, बिल्कुल उत्तर दिया, सही दिया है आपने। और आप बताएंगे कि बिहार शब्द, अभी जो वर्तमान बिहार के लिए बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में किया गया? तबकाते नासरी, करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, यूँ तो 40 ही सवाल आपसे कहना, यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स, लेकिन पूछने के दौरान हमें लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा आपसे पूछ लिया। और जयमा भी हो, आपके लिए आज का लास्ट सवाल है। और इससे पहले कि हम अंतिम सवाल पूछें इनसे, आप जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस हॉट सीट पे बैठें तो नेक्स्ट एपिसोड जो इसका है वह मध्यकालीन इतिहास का है। और इस तरीके से हम अभी कंटिन्यूअसली बिहार पुलिस के एग्ज़ाम तक या उसके जो एग्ज़ाम सभी श्रृंखलाओं में होते रहेंगे, तब तक हम आपके बीच में मुख्य सवालों के साथ उपस्थित होते रहेंगे, अलग अलग विषयों के साथ उपस्थित होंगे। आखिरी सवाल आपके लिए, हाजीपुर और समस्तीपुर नाम तो सुने हैं ना, दोनों में पुर लगल है और दोनों हम लोगों का पड़ोसी है। तो बताइए थोड़ा सा कि इसके संस्थापक कौन है? शमसुद्दीन हाजी इलियास, शमसुद्दीन हाजी इलियास। शमसुद्दीन के नाम पर समस्तीपुर, हाजी के नाम पर हाजीपुर, तो शमसुद्दीन हाजी इलियास समस्तीपुर और हाजीपुर के संस्थापक थे। आपने अपने अधिकांशतः सवालों का सही उत्तर दिया, इसके लिए हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए एक बार फिर से शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।